तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मैं 12वीं कक्षा विषय राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित मैं आज आपको राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक है राष्ट्र निर्माण तथा उनकी समस्याओं का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लिखाने एवं समझाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, और समझाने के साथ साथ मैं आज आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है जो कि 2021 में आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम लघु उत्तरीय प्रश्न को कॉपी में लिखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और लघु उत्तरीय प्रश्न को आप कॉपी में लिखें। साथ ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसका नाम है आर्ट सेंटर रोसड़ा। आपको बस प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है जिसे क्लिक करके आप इसे बेहद आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे पहला प्रश्न निकल करके आता है। आपका प्रथम प्रश्न है, आज़ादी के समय भारत को किन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसी प्रश्न को आपको घुमा करके पूछेगा। ठीक है, वो घुमा करके पूछेगा भारत के स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है स्वतंत्रता के समय भारत को तीन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहला चुनौती था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती, दूसरा चुनौती था सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती, और तीसरा चुनौती था लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। ठीक है, ये तो उत्तर हो गया। अब इसको एक हम प्यारे बच्चों कहानी की तरह इसको समझते हैं। देखिए क्या हुआ था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत कब आज़ाद हुआ। तो हमारा प्यारा देश भारत जो है 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब जैसे ही आज़ाद हुआ तो आज़ाद किससे हुआ था, तो अंग्रेजों से। ठीक है, तो अंग्रेज का कहना हुआ कि भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन भारत एक दिन आगे चलकर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। ऐसा अंग्रेज क्यों कहा? अंग्रेज इसलिए कहा क्योंकि भारत, अंग्रेजों का कहना था कि भारत में अनेक धर्मों, अनेक भाषाई लोगों, अनेक जातियों, अनेक संप्रदाय, अनेक संस्कृतियों, यानी कि इतना प्रकार का विभिन्नता है, इतना प्रकार का कि आगे चलकर जो है सभी लोगों में बन नहीं पाएगा और भारत देश टूट जाएगा। जैसे धर्म की यदि हम बात करें तो भारत में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। भाषा की यदि हम बात करें तो भारत में हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली अनेक तरह की भाषा बोली जाती है। यदि हम संस्कृति की बात करें तो यहाँ का संस्कृति भी अलग अलग है, जैसे बिहारी का अलग हो गया, राजस्थानी का अलग हो गया, महाराष्ट्र का अलग हो गया। तो भारत में क्या है, तो भारत में विविधता है। ठीक है, अब इसी विविधता को हमको क्या करना है, तो जोड़े रखना है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा हमको कानून बनाना पड़ेगा जिससे क्या हो, जिससे मान के चलो कि सभी लोग एकजुट रह सके। तो सबसे पहला समस्या क्या था कि सभी लोग यानी कि जितना विभिन्नता है सभी लोगों को एक साथ जोड़े रखना, यानी कि एकता कायम रखना। तो आपका पहला प्रश्न, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, राष्ट्रीय एकता को कायम बनाए रखने की चुनौती। ठीक है, अब मान के चलिए हम लोग एकता तो बना लिए। ठीक है, अब जो भी हम संविधान बनाएंगे सभी उस संविधान में क्या होना चाहिए, तो जितना भी धर्म है, जितना भी जाति है और जितना भी भाषा बोला जाता है उस सभी को एक समान क्या करना, तो एक सम्मान देना और सम्मान के साथ सभी धर्मों, ठीक है, जातियों यानी कि भाषाई लोगों का क्या हो सके, तो विकास हो सके, सभी का एक साथ विकास हो सके और समान रूप से विकास हो सके। ऐसा नहीं किसी का ज़्यादा हो और किसी का कम हो। ठीक है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट क्या निकल करके आया, सभी वर्गों का विकास करने की चुनौती। ठीक है, तीसरा है लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती। अब मान के चले इतना विविधता है तो हमें एक ऐसा लोकतंत्र बनाना होगा जिसमें क्या हो, तो जिसमें सभी धर्मों का समान रूप से विकास हो सके। ऐसा नहीं कि भारत में अत्यधिक हिंदू रहता है तो हिंदू के लिए विशेष तरह का हम एक ऐसे नियम को बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू का विकास हो और सिख, मुस्लिम, जैन का विकास आपका नहीं हो सके। ठीक है, तो ऐसा भी हमको
नहीं बनाना है। तो इस प्रकार तो आपका चुनौती कौन सा हो गया, तो चुनौती हो गया लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा, यह दूसरा आपका वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। ठीक है, इसी प्रश्न को आपको घुमा करके पूछेगा, भारत में विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम हम इसका पहले कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्या था, तो यहाँ तक आपका जो पूरा का पूरा भारत में यानी कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषा के लोग यहाँ रहते थे, जो कि बड़ी समस्या था एक साथ जोड़े रखना। तो अंग्रेज ने कहा कि भारत एक दिन टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि भारत काफी विविधताओं से भरा हुआ है। तो इसी बात को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत में भले ही विविधता है, यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ अनेक तरह की भाषाएं बोले जाते हैं, अनेक जाति है, फिर भी यहाँ के लोग खुशी खुशी रहते हैं, और वह खुशी एक प्रेम पूर्वक है। लोग जो है एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक खुशी खुशी रहते हैं, जो कि अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। ठीक है, किस धागे से, तो प्रेम की बंधन के अदृश्य धागे से। अब जैसे देखिए प्रेम का जो प्रेम होता है, क्या उसको देखा जा सकता है, तो नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम इसे अदृश्य हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो गया, भारत में विविधता में एकता है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो भारत विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों आदि के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ के निवासी एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, जिसे देखकर नेहरू ने कहा हमारे देश में क्या है, तो अनेकता में एकता है, जो अदृश्य धागे से बंधा है, यानी कि अदृश्य धागा जो कि प्रेम का जो धागा है, जिसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ भी देखते हैं सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं और खुशी खुशी यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये आपका वीवीआई प्रश्न आपका हो गया, इसको रट ही लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में अंतर बताइए। ठीक है, देखिए राज्य क्या होता है, राज्य में मुख्य रूप से जनता क्या करती है, जनता सरकार को चुनती है, यानी कि आप विधानसभा में वोट दीजिएगा, और वोट देने के बाद, ठीक है, वोट देने के बाद दल क्या करेगा, अपना बहुमत पूरा करके सरकार बनाएगा। ऐसा हमको कहाँ देखा जाता है, तो राज्यों में। इसलिए राज्यों के पास अपना खुद का क्या होता है, तो सरकार होता है, इसका खुद का अपना सरकार होता है। जबकि संघ शासित को ही बोला जाता है आपका केंद्र शासित। ठीक है, संघ शासित को ही बोला जाता है केंद्र शासित। जो केंद्र शासित राज्य होता है उसे केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है, और केंद्र में मुख्य रूप से इसे कौन संचालित करता है, तो इसे राष्ट्रपति संचालित करता है। और केंद्र शासित प्रदेश में जनता सरकार को नहीं चुनती है, इसलिए यहाँ कोई सरकार आपका नहीं रहता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो भारत संघ में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है, यानी कि अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, संविधान में उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया जाता है, अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। संघ शासित क्षेत्र प्रत्यक्ष केंद्र के अधीन होता है, उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती। केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। मतलब जो अब मान के चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह मेरा केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित मतलब संघ शासित प्रदेश है। अब यदि सरकार चाहेगा, भारत सरकार की इसको पूर्ण राज्य बनाए, तो यह पॉसिबल है, इसे पूर्ण राज्य आपको बना सकता है। अब एक राज्य है, राज्य जैसे मान के चलिए आपका बिहार, ठीक है, ये आपका हो गया बिहार। बिहार आपका कौन सा राज्य है, तो यानी कि पूर्ण राज्य है। तो केंद्र यदि चाहेगा तो बिहार को भी आपका क्या है ना कर सकता है, तो संघ शासित बना सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके केंद्र शासित बनाया गया। आपका एक नंबर में भी ये भी प्रश्न आता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य हैं, 28 पूर्ण राज्य हैं, और संघ शासित या केंद्र शासित कितने राज्य हैं, तो 8 है। ठीक है, 8 है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किन 4 देशी रियासतों का भारत संघ में विलय की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। सबसे पहले इसको उत्तर हम सुन लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उत्तर आपका है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में कठिन साबित हुआ। वो 4 कौन कौन सा था,
4 था हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर कहाँ। ये पार्ट हो गया हैदराबाद, जम्मू कश्मीर हो गया ये पार्ट, ठीक है। जूनागढ़ आपका हो गया यहाँ, आपका हो गया जूनागढ़, मणिपुर आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहले तो भारत गुलाम था, अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत में पहले क्या था कि छोटा छोटा बहुत सारा रियासत था। अब रियासत को कहा गया कि आपके पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प है कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाओ, ठीक है। दूसरा विकल्प है या तो आप भारत में मिल जाओ, और तीसरा विकल्प है कि या तो आप खुद अपना एक देश बना लो, ठीक है। तो इधर के जितना भी रियासत है वो आपको पाकिस्तान में जाकर के मिल गए, ठीक है। तो वह पाकिस्तान देश का निर्माण किया, और इसी प्रकार बहुत सारे जो रियासत है वो भारत में मिलकर के भारत देश का निर्माण किए। लेकिन 4 ऐसा रियासत था जो कि समझ लीजिए कि काफ़ी दिक्कत हुआ। तो सबसे पहला था हैदराबाद, ठीक है। अब हैदराबाद ये देखिए बीच में यहाँ पर अब हैदराबाद का कहना था कि हम खुद का एक देश बनाएंगे। अब देश बना, जब यहाँ पर देश बनेगा तो काफ़ी भारत को दिक्कत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भारत संघ में सम्मिलित करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ था। फिर इसी प्रकार आपका सेकेंड आपका आ जाता है जूनागढ़। तो जूनागढ़ भी चाहता था कि हम खुद का एक देश बनाएं, जिसमें एक बहुत छोटा सा प्रांत था, लेकिन अंततः जूनागढ़ भी भारत में सम्मिलित हो गया, और इसी प्रकार अंततः आपका मणिपुर भारत में सम्मिलित हो गया, ठीक है। और जो शेष है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यानी कि ये पार्ट जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पहले कहा कि देखो हम क्या करेंगे, तो अपना खुद का एक देश बनाएंगे, और यह मुख्य रूप से देश बना भी रहा था, ठीक है। अब जैसे ही देश बना रहा था तो पाकिस्तान ने क्या किया, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर घुसपैठी कर दिया, मतलब कि घुसपैठी करना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के राजा था हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तो भारत ने कहा कि देखो हम तुम्हारा मदद एक ही शर्त पर करेंगे, जब तुम भारत में मिल जाओगे, ठीक है। तब कश्मीर भारत में मिल गया, तो इसलिए कश्मीर भारत में मिल गया, और भारत सरकार ने कश्मीर का मदद किया। तो इस प्रकार कश्मीर जो है भारत देश का एक अंग बन गया, ठीक है। तो इन चारों रियासत को भारत को मिलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है शरणार्थी कौन थे, उनका पुनर्वास कैसे किया गया। अब देखिए शरणार्थी सबसे पहले क्या था। अब मान के चलिए भारत पहले जब गुलाम था तो आज़ाद हुआ तो 2 देश मिला, ये 2 देश बना, पहला है पाकिस्तान और दूसरा हो गया भारत, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे, ठीक है, जो हिंदू लोग थे वो अपने प्राणों की रक्षा या अपने इच्छा से जब वो भारत आए, वो आपको क्या कहलाए, वो आपको कहलाए शरणार्थी, ठीक है। अब ये जो लोग अपना सब चीज़ छोड़ छाड़ करके जब भारत आए, अब इनके पास देखिए तो ना तो रोजगार है, ठीक है, ना तो रोजगार है, बहुत सारे लोग गरीब थे, अब इनके पास ना घर था ना पैसा, तो सरकार ने इनके लिए क्या किया, अब जो पाकिस्तान से जो लोग आए तो वही आपको कहलाए शरणार्थी, ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र को छोड़ करके, इस पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में बसने के लिए, रहने के लिए आए। किस लिए आए, तो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए या अपनी इच्छा से, ठीक है। तो यही लोग आपको कहलाएं शरणार्थी। और भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया, तब इनको रहने के लिए सरकार ने इसे रोजगार दिया, घर दिया, और यहाँ तक कि कुछ मुद्राएं भी दिए जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्या इसका उत्तर है। 1947 में देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं ने अपने प्राणों की रक्षा के खातिर भारत में शरण ली, ठीक है। तो यही आपका कहलाया शरणार्थी। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी, यानी ये जो पाकिस्तान है ये आपका हो गया पूर्वी, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी। अब देखिए ये यहाँ का जो शरणार्थी था ये है ना कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो इधर आपका या तो बांग्लादेश जाए, पश्चिम बंगाल जाए, या इधर जाएगा तो इधर असम है, असम जाए, ठीक है। तो कहाँ गए, तो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली, और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी, यानी ये आपका हो गया पश्चिमी पाकिस्तान। इधर का शरणार्थी लोग कहाँ आए, तो राजस्थान आए, राजस्थान से होते हुए गुजरात आए, गुजरात के अलावा इधर आते हुए वो उत्तर प्रदेश गए, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बई आदि में शरण ली। सरकार ने उन्हें रहने को मकान दिए, नौकरी दी, कोई काम धंधा करने हो तो वित्तीय मतलब पैसा से, ठीक है, वित्तीय सहायता दी।
जनता ने भी इस काम को बहुत सहयोग दिया, ठीक है। यानी कि अब सरकार तो किया है किया, साथ साथ हमारे देश जो हमारे देशवासी थे वो इतने अच्छे थे, इतने भोले थे कि पाकिस्तान से जो लोग आते थे, ठीक है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सहायता की है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कैसे, ठीक है। अब देखिए, चार रियासत को भारत में विलय में काफ़ी दिक्कत हुआ, 4 रियासत हम पढ़े थे। अब जम्मू कश्मीर ने क्या बोला, जम्मू कश्मीर बोला था कि हम खुद का एक देश बनाएंगे, यानी कि ये खुद का एक क्या बनाएंगे, देश, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का कहना था चूंकि ये जो जम्मू कश्मीर है इसमें बहुत संख्या में मुस्लिम है, अतः यह क्षेत्र हमारा होना चाहिए। इसी कारण जो है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर क्या किया, तो घुसपैठ करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह जो राजा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहब मेरी रक्षा करें, पाकिस्तान जो है काफ़ी घुसपैठी कर रहा है, हमारे ज़मीन को कब्जा कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हरि सिंह के सामने एक शर्त रखा, यदि तुम भारत में मिल जाओगे, साइन करोगे, तभी हम सहायता करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तब राजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, मैं आपको हस्ताक्षर कर देता हूं। और हस्ताक्षर करने के उपरांत, ठीक है, 1957 में जम्मू कश्मीर भारत ये भारत का अंग आपका बन गया, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत संघ में मिला सकता था, ठीक है, जबकि मिला सकता था लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं मिलाया था, ठीक। राजा हरि सिंह ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। फिर 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। तो कैसे लागू हुआ, तो वहाँ के जो राजा थे वो साइन किए थे, ठीक है। और हम वर्तमान समय में देखते हैं तो जम्मू कश्मीर पहले पूर्ण राज्य था, इसे 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया, तो तोड़ करके जो है इसे क्या बना दिया गया, तो संघ शासित राज्य बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित राज्य बना दिए गए। साथ ही जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वो भी समाप्त कर दिया गया, यानी छीन लिया गया, ठीक है। तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष, ठीक है, विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिमला समझौता का महत्व बताइए, अथवा शिमला समझौता के विवेचना करें, अथवा शिमला समझौता क्या। इस तीनों प्रकार से पूछेगा, ठीक है, या फिर ऐसे पूछे आपको उत्तर बस आपको यही देना। शिमला समझौता भी आपका VVI है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। शिमला समझौता क्या, देखिए सर्वप्रथम आते हैं। पहले पाकिस्तान 2 भागों में आपका विभाग था। एक था पहले, जब भारत से पाकिस्तान देश बना था, उस पाकिस्तान का 2 जमीन था। पहले एक जमीन यह था, एक जमीन यह था। तो ये वाला जमीन कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान और ये वाला जमीन कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, ईस्ट पाकिस्तान पर वेस्ट पाकिस्तान काफ़ी अत्याचार करता था, जुल्म करता था, ठीक है। और इधर का ही, ठीक है, इधर ही आपका मतलब कि इधर ही इस्लामाबाद था जहाँ हेडक्वार्टर सब चीज़ था। तो इधर प्रांत में क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि इधर वाले पार्ट में उर्दू बोला जाता था और ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोला जाता था। तो भाषा के आधार पर, ठीक है, तो भाषा के आधार और लिपि के, यानी कि यहाँ उर्दू लिखा जाता था और यहाँ क्या लिखा जाता था, यहाँ बंगाली लिखा जाता था। तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। तो भेदभाव के ही कारण जो है ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे लोग छोड़ करके जो है वो भारत में घुसना शुरू कर दिए, ठीक है। अब भारत में कहाँ कहाँ घुसे, अब इधर से निकलेंगे तो पश्चिम बंगाल की ओर भागे, असम की ओर भागे, कुछ बिहार की ओर भागे। अब ये जो इधर के लोग जो भारत में आ रहे हैं, तो भारत के सामने देखिए काफ़ी ज़्यादा समस्या है ना, आ गया। समस्या किस लिए है, अब ये लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों का रोजगार छीनेंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो भारत सरकार, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया कि रूस की मदद से इस ईस्ट पाकिस्तान को ही आज़ाद कर दिया। और आज़ाद करने के दरमियान
आपको ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, तो ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश बन गया। और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान पे पाकिस्तानी जो सैनिक थे तकरीबन 90,000 से प्लस पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया। ठीक है, तो बंधक बनाने के ही क्रम में एक समझौता रखा गया जिसे कहा गया शिमला समझौता। अब ये शिमला समझौता क्या है, क्योंकि भारत का एक राज्य है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश, यानी कि यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश का राजधानी है शिमला। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो ने शिमला में एक समझौता किया। चूंकि यह समझौता शिमला में हुआ इसलिए इसे कहा गया शिमला समझौता। इस समझौता में शर्त रखा गया, भारत ने कहा कि देखो हम तुम्हारा 90,000 सैनिक को तभी रिहा करेंगे जब तुम आगे से भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले आक्रमण भी है ना भारत पर किया था, आक्रमण नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जितना भी क्रिया है वह तुम नहीं करोगे, जो भी समस्या होगा वह तुम हमको वार्तालाप से कहोगे, हम लोग वार्तालाप से ही सुलझाएंगे। ठीक है, तो यही आपका हो गया शिमला समझौता। तो उत्तर हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया जिसमें उसकी करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे, ठीक है, पाकिस्तान की सेना को हरा करके पाकिस्तान को आपको ये सैनिकों को बंधक बना लिया। ठीक है, यानी सैनिकों को बंदी बना लिया। फिर क्या हुआ, जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत युद्ध बंदियों को रिहा कर दिया गया। ठीक है, उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से ही अपनी समस्याओं का क्या करेंगे, तो समाधान करेंगे, यानी कोई युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मुख्य कारण आपका हम जो कहानी बताया आपका यही था। तो इसी कहानी की वजह से जो है पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि पाकिस्तान का पे हार गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 1956 के इसको छोड़ देते हैं, पहले हम नीचे वाले को हम समझाते हैं। नीचे वाले, हाँ पहले यह इसको समझा देते हैं, साथ ये इसको, फिर हम इसको, चूँकि पहले 7 नंबर है, ये ऊपर खिसक गया, पहले 7 नंबर हम समझा देते हैं। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के कारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था, उनकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। हम देखिए, अब जैसे ही हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय, ठीक है, आज़ादी के समय जो है भारत में आपका कुछ इस प्रकार से राज्य था, जैसे बॉम्बे था, मैसूर था, पंजाब था। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम आपका क्या हुआ कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, तो पहले इसका उत्तर देख लेते हैं, उत्तर है ना, सुन लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से समझाएंगे। स्वतंत्र भारत में आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के अन्य भागों में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो फजल अली। ठीक है, फजल अली बने। ठीक है, फजल अली ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्य और, ठीक है, 14 राज्यों का निर्माण तथा 5 संशासित क्षेत्र बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सर्वप्रथम भाषा के आधार पर, यानी ये जो प्रांत जो देख रहे हैं, ये जो प्रांत, भाषा इस प्रांत में बोला जाता है आपका तेलुगु। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ, तो आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, अब जैसे ही भाषा के आधार पर ये बेचारा आंध्र प्रदेश राज्य बना तो पूरे देश में समझो कि आंदोलन छिड़ गया कि भाई हमको भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। जैसे अब बॉम्बे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका बॉम्बे है। बॉम्बे ने कहा कि देखिए मेरे क्षेत्र में जो है 2 भाषा मुख्य रूप से बोला जाता है, इधर इस प्रांत में गुजरात और इधर में मराठा। ठीक है, तो यहाँ के लोग बोलने लगे कि देखिए हम लोग गुजराती बोलते हैं इसलिए हमको गुजरात राज्य रहना चाहिए,
और इधर का हम लोग मराठी बोलते हैं, इसलिए हम लोगों को मराठी के आधार पर महाराष्ट्र राज्य चाहिए। इसी प्रकार पंजाब जो था, तो पंजाब में बहुत क्षेत्रों में हिंदी बोला जाता था, तो हिंदी क्षेत्रों जहाँ लोग जो लोग हिंदी बोलते थे उनका कथन था कि हमको हिंदी भाषा के आधार पर जो है हमको हरियाणा राज्य चाहिए। ठीक है, तो इसी की रोकथाम के लिए जो है आपका राज्य पुनर्गठन का स्थापना किया गया था, जिसका काम यह था कि भविष्य में राज्य का निर्माण नहीं हो। ठीक है, तो सरकार ने अंततः 1953 में क्या किया, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और अंत तक जो है उन्होंने 14 राज्यों का निर्माण किया और 5 केंद्र शासित का, और उसके बाद कहा कि इसके बाद कभी जिंदगी में हम कोई राज्य नहीं बनाएंगे, जबकि अभी भी यह आपका बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ। अब समझते हैं दूसरा ये प्रश्न, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखिए अथवा केंद्र, यह भी आपका वीवीआई प्रश्न है, ये और ये प्रश्न, ये दोनों आपका वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका वीवीआई प्रश्न है 7 और 8। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखिए अथवा केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की, अथवा स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का वर्णन। यानी किसी प्रकार का रहे आपको उत्तर यही लिखना है। ठीक है, तब देखिए सर पहले क्या हुआ कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन राज्य बना, तो आंध्र प्रदेश। तो कब बना, तो 1953 में। अब जैसे ही 1953 में ये राज्य बना, पूरे भारत में जंग आंदोलन छिड़ गया कि हमको भी भाषा के आधार पर नया राज्य चाहिए। सबसे पहले हल्ला किया कौन था, बम्बई कहा कि यहाँ पर हम लोग जो है गुजराती बोलते हैं, तो यहाँ का लोग कहा कि देखो हमको क्या बनाओ, तो गुजरात राज्य बनाओ। इधर के लोग मराठी बोलते थे, तो मराठी का कहना था कि मराठी के आधार पर हमको महाराष्ट्र चाहिए। उसी प्रकार पंजाब में जिधर यहाँ लोग हिंदी बोलते थे, तो हिंदी के आधार पर हमको हरियाणा बनाओ। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट 1955 में आई। ठीक है, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर कितना राज्य बना था, 14 राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक है, और 5 केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। सर्वप्रथम बॉम्बे और, ठीक है, यानी कि ये जो बॉम्बे और पंजाब को द्विभाषी राज्य बनाया गया, इसलिए वहाँ विरोधी आंदोलन हुए। ठीक है, जिनके फलस्वरूप उनका विभाजन करना पड़ा। ठीक है, और विभाजन कब हुआ, तो 1960 में गुजराती भाषी लोगों का क्या बना, तो गुजरात, यानी कि यहाँ पर जो गुजराती बोलते थे इनके आधार पर गुजरात राज्य बना। फिर 1966 में पंजाब का हिंदी भाषी क्षेत्र अलग करके हरियाणा राज्य बना, यानी कि पंजाब को तोड़ करके जहां हरियाणा बोला जाता था उसके आधार पर कौन सा राज्य बना, तो हरियाणा बना। ठीक है, इसी प्रकार अन्य राज्य भी बने, जैसे असम को तोड़ करके नागालैंड आपका बनते गए, फिर उसके बाद बिहार को तोड़ करके झारखंड बना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपका मुख्य लघु का 8 प्रश्न ही है। 8 प्रश्न आप लोग बेहद अच्छे से रट लीजिएगा, और जो वीवीआई लगाएं उसको तो आप रट ही लीजिएगा। तो अब कल हम आपको बताएंगे इसका लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जल्दी से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में लिखने के लिए, या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को क्लिक करें और इसे कॉपी में लिखें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, हम आपको यूट्यूब कमेंट में जरूर आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन्यवाद।